चलिए, अब हम लोग कल पढ़ रहे थे सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धोने वाला सोडा बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग पढ़ रहे थे। तो उपयोग में आपने पढ़ा था कि कपड़ा धोने में इसका सबसे पहले उपयोग किया जाता है। भैया ये धोने वाला सोडा है तो कपड़े न धोएगा, या इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ध्यान से देख लीजिएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अभिकर्मक के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग इसकी तीसरी चर्चा करेंगे तो कांच हो, कागज हो तथा साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कांच, कागज, साबुन ETC बनाने में इसका उपयोग होता है। जो कल हम लोग पढ़ लिए थे, इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। और अगर हम लोग बात करें चौथा की, अगर बात कर लेंगे हम लोग, तो जल के अस्थाई खारापन को दूर करने में, जल के अस्थाई खारापन को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। दूर करने में इसका उपयोग होता है। और हम लोग अगर पांचवा देख ले बढ़िया से, तो कल इसी समय जो है हम लोगों का कट गया था, है ना। तो पांचवा हम लोग देख लेंगे। तो अनाद्र, अनाद्र का मतलब होता है जिसमें पानी न हो, है ना, जिसमें नमी न हो। तो अनाद्र जो है Na2CO3 के निर्माण में, अनाद्र है ना, Na2CO3 के निर्माण में देखिए इसमें क्या है, धोने वाला सोडा में साथ साथ क्या दिया हुआ है आपका, इसमें जो है सब पानी आपका है। देखिए ध्यान से, इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें आपको पानी है। देखिए यहाँ पे Na2CO3 × 10H2O, लेकिन इसका निर्माण हम लोग कहाँ करते हैं? ध्यान समझिएगा, इसका निर्माण कहाँ करते हैं? तो इसमें से पानी को हटा देंगे तो अनाद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अनाद्र। आद्र का मतलब हो जिसमें नमी हो, और अनाद्र का मतलब हो जिसमें नमी न हो। तो उसके भी निर्माण में इसका उपयोग होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया था कल। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे यहाँ से, है ना। आज हम लोगों को 3 टॉपिक देख लेना है। सबसे पहला है विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, और जल के आधार पर लवण के प्रकार। अगर इतना देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। आज हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? विरंजक चूर्ण के बारे में। आप लोग यहाँ पर हैं? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर कहीं लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर तब भी मत घबराइएगा। जहां विरंजक चूर्ण लिखा हुआ है तब भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं? रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र क्या है ना। रासायनिक सूत्र के बारे में इसको समझेंगे तो इसको 2 तरीकों से लिखा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसका सूत्र होता है CaOCl × Cl। लिखा हुआ है ना, CaOCl × Cl। समझ में आ गया बात? या इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहिएगा तो देखिए ध्यान से, CaOCl2 भी लिख सकते हैं। CaOCl2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं सर। और इसका नाम अगर रासायनिक नाम, ऐसे तो इसको बाजारू नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। व्यापारिक नाम हो सकता है। आप मार्केट में जाइएगा, ब्लीचिंग पाउडर मांगिएगा दे देगा। आप जाइएगा विरंजक चूर्ण मांगिएगा तो दे देगा, है कि नहीं। इसका रासायनिक नाम जो होगा वो ध्यान में लगा लीजिएगा। इसका जो रासायनिक नाम होगा, रासायनिक नाम, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? Ca कैल्शियम, और OCl जिसको पढ़े होंगे हाइपोक्लोराइड, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर हो गया? इसका नाम है ना, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जैसे आप देखिए बाजार में जाते हैं तो नमक मांगिएगा तो कोई भी दुकानदार दे देगा, और जाके बोलिए कि सोडियम क्लोराइड दे दीजिए तो देगा? जो पढ़ा लिखा होगा केमिस्ट्री वो दे देगा। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो खाली किराना दुकान खोल दिया होगा, केमिस्ट्री पढ़वे नहीं किया होगा,
तो उसके साथ ही अगर सोडियम क्लोराइड मांगिएगा तो मार के भगाइए देगा, है कि नहीं, कि हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन उसी को कहिए कि नमक दे दीजिए तो दे देगा, है कि नहीं है। तो रासायनिक नाम हम लोगों को केमिस्ट्री में इसकी जरूरत होती है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। और व्यापारिक नाम तो इसलिए जानना जरूरी है कि आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि ये किस नाम से मिलेगा हमको, है कि नहीं। दुकान में जाएंगे तो कैसे मिलेगा, तो ये सब बातों को ध्यान में आप लोगों को रखना है। तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसकी बनाने की विधि कि बनता कैसे है, बनाने की विधि है ना, इसको बनाना कैसे है। तो देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना है। अब देखिए चूना भी दो तरह के होता है, एक तो होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है चूना। तो अगर आप लोग चूना की बात कीजिएगा तो चूना होता है CaO। देखिए यहाँ पे, यहाँ अगर चूना लिखिएगा तो चूना का सूत्र होता है क्या चीज, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना हो गया। लेकिन बुझा हुआ चूना का मतलब क्या हुआ, बुझा हुआ का मतलब हो गया कि बुझेगा कहाँ जाकर के, तो पानी में, है ना। तो उसके साथ पानी जुट जाएगा, यानी कि बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा क्या चीज, CaOH का होल 2। आ गया समझ में। यही चूना क्या होता है, खैनी वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, खाने के लिए ठोक ठाक करके खा जाते हैं, है कि नहीं। तो ये बुझा हुआ चूना है जिसको पानी में डाल दिया जाता है, और जो पानी में अगर डला गया तो उसमें खौलता है, वो चूना क्या होने लगता है, खौलता है, यानी कि फिर खौलते खौलते वह बुझ जाता है, क्या हो जाता है, बुझ जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो याद रखिएगा, बनाने की विधि में इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग बुझा हुआ चूना ले लेते हैं, उस बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उस पर हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। क्या, कौन सी गैस प्रवाहित कर देते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देने से, है ना, क्लोरीन गैस जब जैसे ही प्रवाहित हो जाएगा तो वह जो बनेगा चूर्ण, वह विरंजक चूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा, या उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो कैसे हम लोग बना रहे थे, तो देखिए शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने बोले तो CaOH का होल 2। आ गया समझ में। शुष्क बुझे हुए चूने को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान यही होना चाहिए, ज्यादा तापमान की जरूरत इसको नहीं है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो गर्मी में तापमान होता ही है वायुमंडल का, है कि नहीं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके, है ना, क्या करने पर, गर्म कर, है ना, क्या करना है हमको, गर्म कर देना है। किसको, शुष्क बुझा हुआ चूना को गर्म कर, उसके ऊपर क्या करना है, क्लोरीन गैस, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बोले तो Cl2, है ना। क्लोरीन गैस को गुजारने पर, है ना, क्लोरीन गैस का प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस उसमें डालेंगे, गुजारने पर, है ना, क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, आगे समझ में। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बोले तो CaOCl into Cl, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, है ना, CaOCl2। आ गया समझ में। तो कुछ नहीं करना है, बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग को क्या डाल देना है, क्लोरीन गैस। तो इतना जब कर दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका विरंजक चूर्ण बन जाएगा। क्लियर हो गया, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। इसका गुण क्या क्या चीज होता है, गुण के मतलब कि इसका कलर कैसा है, या इसको हम लोग वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। यह सफेद चूर्ण होता है, यह क्या होता है, सफेद चूर्ण होता है। इसका पहला गुण है कि यह कैसा नजर आएगा आपको, सफेद चूर्ण होता है, समझे ना। जिसमें कैसी गंध आती है, तो भैया अगर इसमें क्लोरीन है तो इसमें गंध क्लोरीन जैसा आएगा, है कि नहीं। यह सफेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की जैसा क्लोरीन गंध आता है, क्लोरीन गंध
है ना, होता है, क्लोरीन का गंध होता है, माने क्लोरीन के जैसा गंध होता है ना, लहसुन टाइप का, देखिएगा ध्यान से, है कि नहीं है। दूसरा, इसे वायुमंडल में अगर खुला छोड़ देंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्ती कर लेगा। यह वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर, खुला इसे कर दीजिए ना, इसे वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर, है ना, यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। यह वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन यह किसके संपर्क में आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाएगा। और जैसे ही यह कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाएगा, तब यह कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कैसे, देखिए CaOCl2 है, और इसको अगर कहां छोड़ दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में गया, मैंने खुला छोड़ देते, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही मिला लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर जैसे ही मिलेगा, वैसे ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, और क्लोरीन गैस को क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्लोरीन गैस को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये माने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी ये प्रक्रिया होती है। जरा हम लोग देख ले कि अगर इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी के साथ इसका क्या स्वभाव होगा, इसका क्या गुण में चेंजिंग होगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा में हम लोग उसी को देख लेते हैं कि तीसरा में इसका पानी के साथ अगर इसको हम लोग मिलाते हैं, पानी के साथ इसका क्या स्वभाव होगा। तो पानी के साथ इसका स्वभाव देख लीजिए। तो पानी के साथ इसका स्वभाव ये हो जाएगा कि CaOCl2 में अगर हम लोग जल को मिला दे, क्या चीज मिला दे, जल, तो यह बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल 2 बना देगा। क्या बना देगा, CaOH का होल 2, और प्लस में CaCl2 बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड दे देगा। समझे कि नहीं है। और इसके अगर हम लोग अम्ल से अभिक्रिया करा दें, इसको अगर अम्ल इसमें डाल दें, अम्ल के साथ ही क्या बना देगा वो देख लीजिए। तो अम्ल के साथ जैसे ही इसको हम लोग मिलाइएगा तो कैल्शियम कार्बो, आप लोग को पता होगा है ना, कि जैसे देखिए ये जो C हम करिए के देख लेते हैं, COCl2 है, और इसके साथ हम लोग कोई अम्ल मिला देते हैं, तो अम्ल ले लेते हैं क्या चीज, HCl, क्या ले लेते हैं, HCl। तो जैसे ही यह इसके साथ मिलाएंगे, तो ये इसके साथ मिला देंगे तो हो जाएगा CaCl2 बना देगा। ये इसके साथ संपर्क करके क्या बना देगा, CaCl2, और क्या बना देगा, H जो है सो O के साथ अभिक्रिया करके जल बना देगा। अब क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो हम लोग जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस अलग, और जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है कि नहीं है। और इस तरह से इसको हम लोग सारे चीजों के साथ प्रक्रिया करवाते हैं, प्रतिक्रिया करवाते हैं, और देखते हैं कि ये चीज इससे बना। हम इसी में इसका उपयोग कर देते हैं, तो एक ही बोर्ड में आपका सारा चीज हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जरा सा हम लोग इसका उपयोग पढ़ लेते हैं कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस रूप में करते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ मच्छर वगैरह सब हो जाता है, या कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं, है ना, या नालियां वगैरह सब गंदी हो जाती हैं, या हम लोगों को कहीं और इसका इस्तेमाल करना होता है पानी उनी में, है ना, पानी को शुद्ध करने के लिए होता है, तो वहां पे इसका हम लोग इस्तेमाल बहुत ढंग से करते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग कहां होता है, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, है ना, पेयजल को शुद्ध करने में होता है, पेयजल को शुद्ध करने में होता है, शुद्ध करने में, यानी कि जो पीने वाला पानी है उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु विषाणु सब घुसा हुआ है, तो अगर उसमें हम लोग इसको मिला देंगे तो वो पानी को क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा, और पानी को पीने लायक बना देगा। समझे कि नहीं। और ऐसे भी हम आपको पढ़ाए थे कि क्लोरीन का काम है रंग को विरंजित करने में, यानी कि रंग को उड़ा देने में, पढ़ाए थे ना, जैसे कागज के रंग को, कपड़ा के रंग को, फूलों के रंग को उड़ा देता है कि नहीं। तो इसमें तो क्लोरीन है, ये है, आप देखिए इसमें क्लोरीन भरा हुआ है। तो क्लोरीन जब है तो आप लिख सकते हैं कि अगर कागज है, फूल है, या मान के चलिए कि आपका कपड़ा है, उस पर कोई रंग अगर है, तो उस रंग को क्या करने में, उड़ा देने में।
तो इसको लिख दीजिए कि कागज, फूल, कपड़ा, है ना, कपड़ा के रंग को उड़ाने में या विरंजित करने में, उड़ाने में, तो इसको हम लोग कागज, फूल, कपड़ा को विरंजित करने में भी कर सकते हैं। क्या करने में? विरंजित करने में। समझ में आ गई बात है। और तीसरा इसका क्या गुण है? तीसरा इसका गुण पढ़ लीजिए। क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस क्या कर देता है? क्लोरीन गैस जो होता है, क्लोरीन गैस भी अगर बनाना होगा तो इससे बना लेंगे हम लोग। अगर इसमें से क्लोरीन निकालना होगा तो क्लोरीन निकाल सकते हैं, या क्लोरोफॉर्म बनाने में होता है ना। तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं कि क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। समझ में आ गई बात है। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण हम लोग वहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो ये विरंजक चूर्ण को आप लोगों ने रासायनिक नाम जान लिया कि ऐसे इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। और बनाने की विधि क्या है? तो बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसमें हम लोग क्या प्रवाहित कर देंगे? तो उसमें हम लोग क्लोरीन गैस जैसे ही प्रवाहित कर देंगे तो यह ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हमको, या विरंजक चूर्ण का निर्माण हमको हो जाएगा, है कि नहीं है? यह सफेद चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। इसको अगर वायुमंडल में खुला छोड़ दीजिएगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, है ना। अगर इसको हम लोग पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बुझा हुआ चूना के साथ कैल्शियम क्लोराइड निकाल देगा। और अगर अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ जल भी निकाल देगा, है ना। जल अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस एकदम अलग हो जाएगा। क्लोरीन गैस वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कीटनाशक के रूप में होता है। कपड़ा, फूल या जो होता है रंग को विरंजित करने में होता है। मूल रूप से ये लिखिए कि रंग को विरंजित करने में होता है। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि क्लोरीन गैस हमको अगर निकालना होगा या क्लोरोफॉर्म तैयार करना होगा तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से विरंजक चूर्ण यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हम लोग देख लेंगे आगे। अब हम लोग क्या देख लें? अब हम लोगों को पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि बताइए, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि बताइए, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि बताइए, उसका उपयोग बताइए, उसका गुण बताइए। ये क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में लिखने के लिए आप लोगों को, समझे कि नहीं? तो उसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देख लेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको समझिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग सूत्र देख लेते हैं। इसका दो तरह से सूत्र होता है, दोनों को हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। देखिए, इसका सूत्र होता है CaSO4 का होल टू, CaSO4 का होल टू इंटू H2O, इंटू क्या चीज है? H2O। या कहीं कहीं देखिएगा तो ऐसे भी लिखा रहता है, इसमें 2 से भागा दे दीजिए दोनों में। तो 2 से अगर भागा दीजिएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसमें अगर 2 से भागा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अगर ये कट गया तो ये कट गया तो क्या बन जाएगा? CaSO4। क्या बन जाएगा? CaSO4 बन जाएगा। और इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो अभी तो 1 है, जल क्या है? जल का 1 अणु है, तो भागा दीजिएगा 2 से तो हो जाएगा 1/2, H2O हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो। देखिए ध्यान से, अगर आपकी इच्छा हो, ऐसा जरा है, अगर आपकी इच्छा हो तो ये भी आपका सूत्र हो जाएगा और ये भी एक सूत्र हो जाएगा। यानी कि जब 2 से भागा दीजिएगा तो ऐसे, और नहीं तो सिंपली ऐसे। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको जिप्सम के बारे में जानना होगा। जिप्सम का सूत्र होता है, देखिए देखिए, इसको जिप्सम से ही हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग जब जिप्सम से निकाल सकते हैं तो जिप्सम का सूत्र देख लीजिए। जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र भी लगभग ऐसे ही होगा, इसी टाइप का होगा, तबे ना इससे निकलेगा ये। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, CaSO4 देख रहे हैं, इंटू 2 गो जल का अणु होता है। कितना? 2 गो जल का अणु होता है, यानी कि 2H2O। देखिए, जब CaSO4 के साथ 2 गो जल का अणु होगा
तभी हो जाएगा जिप्सम। और जब CaSO4 के साथ आधा जल का अणु होगा, आधा जल का अणु होगा, तब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गई बात? तब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे नहीं फर्क है? तो जब CaSO4 के साथ 2 गो जल का अणु ले लेंगे तो हो जाएगा जिप्सम, और CaSO4 के साथ आधा जल का अणु ले लेंगे तो हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों का देखिए सेम सूत्र है आपको। यहां देखिए ना, CaSO4 इसमें भी है, CaSO4 इसमें भी है कि नहीं है? इसमें H2O के साथ कितना लगा हुआ है? 2। और यहाँ H2O के साथ कितना लगा हुआ है? 1/2। आ गया समझ में? तो जब 2 लिख दीजिएगा तो जिप्सम, और 1/2 लिख दीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों का सूत्र याद हो जाएगा? कोई दिक्कत है? तो होता क्या है कि बनाने की विधि पर ध्यान दीजिएगा जरा सा। बनाने की विधि देखिए, बनाने की विधि पर ध्यान दे दीजिए। तो आपको जिप्सम ले लेना है। क्या ले लेना है? जिप्सम। तो जिप्सम ले लिए। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाए, ठीक है ना? तो वही आपको जिप्सम ले लेना है। इसको सावधानी पूर्वक हम इसमें लिख रहे हैं। कैसे? सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, इससे न ज्यादा न कम। ज्यादा भी ले लीजिए तो दिक्कत है, और कम भी लीजिएगा तो दिक्कत है। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। कट नहीं रहा है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको लेना है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसीलिए हम बार बार लिख रहे हैं सावधानी पूर्वक। क्या लिख रहे हैं? सावधानी पूर्वक लिख रहे हैं। समझे कि नहीं? तो सावधानी पूर्वक का मतलब कि इसलिए है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। समझे कि नहीं? तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। गर्म करने पर जब इसको इतना डिग्री, सिर्फ इसको जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप गर्म सिर्फ कर दीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल जाएगा। गर्म करने पर क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो गया? तो आप लिख दीजिए आराम से, CaSO4 × ½ H2O। समझ में आ गई बात है? 120 पर इसलिए किए कि कुछ जल की बूंदे जो है इसकी क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। समझे कि नहीं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसका एक और सूत्र लिख दीजिए, या CaSO4 का होल 2 × H2O। ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं। ये दोनों में से मने कोई, दोनों एक ही सूत्र है ना? हमको क्या हो जाता है? बनता है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देना है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको गर्म कर देना है। समझ में आ गई बात? तो गर्म कीजिए जरा सा। क्या है इधर? CaSO4 × 2H2O। इसको गर्म करना है कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना है। कैसे? सावधानी पूर्वक। कैसे? सावधानी पूर्वक आपको गर्म करना है। टेम्परेचर पर बहुत ध्यान देना है इसमें। जब आप गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है? CaSO4 का होल 2 × क्या बन जाता है? H2O का निर्माण हो जाता है। यही है हमारा क्या चीज? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कि नहीं? क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ SO4 एक है, यहाँ 2 है, 2 से कर दीजिए इधर, है ना? यहाँ तो 2 सब के साथ हो जाएगा, है ना? CaSO4 का होल 2, है ना? इस तरह से इसका निर्माण हो जाएगा। या इसी जगह लिख दीजिए ना, CaSO4 × ½ H2O का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कहीं से दिक्कत होगा तो ध्यान से समझ लीजिएगा। प्लस 3H2O क्या बना देगा? 3H2O। जल का भी निर्माण इसमें हो जाएगा। समझे कि नहीं? और इस तरह से हम लोग क्या चीज का निर्माण कर लेते हैं? प्लास्टर ऑफ
पेरिस का। क्या चीज का निर्माण कर लेते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए यहां पे CaSO4 का होल 2 जी। यहां भी थोड़ा सा CaSO4 का होल 2 है ना, CaSO4 का होल 2, ठीक है, CaSO4 का होल 2, ठीक है, समझ में आ गया बात? अब ध्यान से समझिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग क्या कर लेते हैं? निर्माण। अब इसका गुण के बारे में जरा सा पढ़ लीजिए, इसका क्या गुण है, तो गुण देख लीजिए। अगर आप गर्म कीजिए, तो गर्म किए किसको? जिप्सम को। तो जिप्सम को गर्म किए क्यों? कि जल की बूंदों को उड़ा देना है, जल को उड़ा देना है, इसलिए ना गर्म किए थे। तो अगर इसमें जल को उड़ा देने पर, यहां जब गर्म कर दे तो जल उड़ गया, तो क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम नहीं बन जाएगा? अरे भैया ये क्या चीज है? जिप्सम है ना, है। तो जिप्सम को आपने क्या किया? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लिया। तो गर्म करने पर जल की बूंदे रहेगी कि उड़ेगी? उड़ जाएगी। तो इसमें अगर जल मिला देंगे तो जिप्सम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसी बात को लिख दीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या कर देंगे? जल मिलाने पर, क्या मिलाने पर? जल मिलाने पर क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बनता है। कोई दिक्कत है? जब जिप्सम का जल उड़ाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा। तो अब देख लीजिए इसको, CaSO4 का होल 2, यही ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस जी। CaSO4 का होल 2 इंटू H2, और उसमें क्या मिला दीजिएगा? जल। तो जल मिला दीजिए। तो जल जैसे ही हम लोग इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O, क्या बन जाएगा? 2H2O। यहां 2 कर दीजिए, है कि नहीं? यहां 3 से गुना कर दीजिए, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। अब बताइए, जब हम लोग जिप्सम को गर्म किए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिए तो क्या बन गया? जिप्सम बन गया। क्या बन गया? ये जिप्सम। तो आप देखिएगा कि ऐसे करने पर ऐसे, और ऐसे करने पर ऐसे, है कि नहीं? तो जब दोनों देने अभिक्रिया हो तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उभयगामी अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं? उभयगामी अभिक्रिया। याद है ना? जो दोनों साइड से हो उसको क्या कहते हैं? उभयगामी अभिक्रिया। तो यह अगर आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम बनना और जिप्सम से फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनना, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उभयगामी अभिक्रिया है। इसको लिख देते हैं। इसलिए यह क्या है? उभयगामी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उभयगामी अभिक्रिया है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? मतलब अगर उभयगामी बोले तो फिर से देख लीजिए कैसे क्या हो सकता है, तो ध्यान से समझिए। जैसे देखिए पहले एक मिनट इसको देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O को अगर हम लोग ऐसे गर्म किए, क्या किए? गर्म, तो क्या बन जाएगा? CaSO4 का होल 2 इंटू H2O प्लस 3H2O, है कि नहीं? यही ना बना है आपका। तो ऐसे से इधर से किए तो ऐसा बन गया था, और इधर से ऐसे किए तो ऐसे बन गया। तो इसको अगर हम ऐसे दिखा दें तो यह क्या हो जाएगा? उभयगामी अभिक्रिया हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। आए? अब ध्यान से समझिएगा आगे। अब देखिए ध्यान से, अब इसके उपयोग को पढ़ लीजिए। अब किसको क्या कर लीजिएगा? उपयोग।
अब इसके उपयोग को पढ़ लीजिए, इसका क्या क्या उपयोग है। तो आपको कभी हड्डी वगैरह टूट जाता है डोल पत्ता खेलने में, क्रिकेट खेलने में, या हाथ पैर टूट गया सीढ़ी पर से गिर जाने में, तो आप देखिएगा कि ऊपर से एकदम उजला रंग करके हाथ ऐसे मढ़ देता है। अब ऐसे लटका के चलिए तो वो जो देखते हैं वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है वो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अस्पताल में टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए या हड्डियों को अपने स्थान पर बैठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? तो इस बात को लिख दीजिए। इसका उपयोग कहां होता है? अस्पताल में हड्डियों के, है ना, क्या चीज? हड्डियों के जोड़ने या बैठाने के लिए, बैठाने के लिए, है ना, हड्डियों को जोड़ने या बैठाने के लिए पट्टी के रूप में, पट्टी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है। और इसका कहां कहां उपयोग होता है? तो माता रानी का मूर्ति बनाने के लिए, उनका जो मुंह बनता है बढ़िया एकदम सुंदर दिखती है, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, दुर्गा महारानी का, सरस्वती महारानी का, है ना, इन सब, कार्तिक जी का, इस सब का जो आप देखे ना ये कितना सुंदर दिखाई देते हैं। तो वो किसके लिए? मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में। या देखिएगा घर में छोटा छोटा हम लोग मूर्ति लेके आते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ रहता है। मूर्ति बनाने में या सुंदर सुंदर जितना भी चीज देखिएगा उस समय प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके क्या होता है, हम लोग ढांचा निर्माण करते हैं, खूब सुंदर सुंदर मूर्ति वगैरह इस सब का निर्माण करते हैं, है कि नहीं? तो इन सारे चीजों का उपयोग यहाँ पर हम लोगों को होता है। तो ये आपका टॉपिक यहीं पे क्या हो गया? समाप्त, है कि नहीं है? अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ लेंगे। अब हम लोग क्या टॉपिक पढ़ लेंगे? अगला टॉपिक क्या है? देखिए, लवण तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, लेकिन जल के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो जल के आधार पर लवण 2 प्रकार के होते हैं। तो हम यहां लिखेंगे जल के आधार पर, जल के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान समझिएगा, जल के आधार पर लवण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है? तो जल के आधार पर लवण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लवण? तो एक होता है वैसा लवण जिसमें जल मिला हुआ है, तो उसको कहेंगे जल योजित लवण, जल योजित लवण। ना तो देखिए ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या जल जिसमें मिला हुआ हो तो वो तो आर्द्र हो गया, है ना, आर्द्र हो गया। आर्द्र माने जिसमें नमी हो, पानी हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्द्र लवण। क्या कह सकते हैं? आर्द्र लवण। वैसा लवण जिसमें पानी हो उसको क्या बोलेंगे? आर्द्र लवण। और वैसा लवण जिसमें पानी न हो तो अनार्द्र लवण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अनार्द्र लवण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? आर्द्र लवण कहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो देखिए ध्यान से एक चीज और समझिए, तो हम इसको बात को लिख देते हैं। वैसा लवण, वैसा लवण, है ना, जिसमें क्या हो? रवाकरण का जल। रवाकरण बोले तो जल को मिलाना, है कि नहीं? वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल, किसका जल? रवाकरण का जल मौजूद हो। जल क्या हो? मौजूद हो। रवाकरण का जल क्या हो? मौजूद हो। उसे क्या कहते हैं? उसे जल योजित लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जल योजित लवण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जल योजित लवण कहते हैं। या
आर्द्र लवण भी कहते हैं, आर्द्र लवण भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? ध्यान से समझिएगा, आर्द्र लवण भी कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए आर्द्र लवण भी कहते हैं, ये हो गया। अब देख लीजिए, तो अब यहां से इस बात को समझ लीजिए, आर्द्र लवण कहते हैं। एक चीज देखिएगा यहां पे Na2CO3 है ना, ये लवण है, ये क्या है? लवण है। और इसमें मिला हुआ है 10 बूंद जल का 10 अणु है। जल का कितना अणु है? 10। तो क्या इस लवण में जल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? तो इसको हम लोग बोलेंगे जल योजित लवण। क्या बोलेंगे? जल योजित लवण। या CaSO4, अभी तो पढ़ रहे थे, CaSO4 into 2H2O पढ़े ना जिप्सम। तो ये भी तो जल योजित लवण हो गया। ये भी कैसा लवण है? जल योजित लवण है। या हम लोग देखते हैं CuSO4, CuSO4 5H2O, क्या है ये? 5H2O। तो इसमें भी तो देखिए जल का बूंद है कि नहीं है? इसका नाम क्या है? तुतिया। इसका नाम क्या है? तुतिया। या इसी को हम लोग बोलते हैं, तुतिया को ही बोलते हैं नीला कशिश। क्या बोलते हैं? नीला कशिश। या इसी का नाम है ना नीला थोथा। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीला थोथा। नीला थोथा यह है क्या चीज? इसमें भी देखिए तो उदाहरण समझिए, 1 2 3, इसमें देखिए, इसमें भी जल की बूंदे हैं ना। तो यह क्या हो गया? आर्द्र लवण हो गया। कैसा लवण है? आर्द्र। जिसमें पानी है आर्द्र लवण कहलाएगा, जिसमें पानी हो क्या कहलाएगा? आर्द्र लवण कहलाएगा। या इसको देखिए तो जरा सा, FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 7H2O, ये क्या है? ये भी, इसमें तो भी तो पानी की बूंदे हैं। तो ये भी कैसा लवण है? आर्द्र लवण है। क्या है? आर्द्र लवण है। इसको हम लोग बोलते हैं हरा कशिश। क्या बोलते हैं? हरा कशिश या हरा थोथा। हरा थोथा भी इसको कहते हैं। ये आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या आप देखिए तो जरा सा, ZnSO4, क्या लिख रहे हैं? ZnSO4 into 7H2O, इसमें भी जल की बूंदे हैं। सब में आप देखिएगा जल लगा हुआ है। तो जिसमें जल वाला लवण है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जल योजित लवण या आर्द्र लवण कहेंगे। इसका क्या नाम है? तो सफेद कशिश या सफेद थोथा है ना। याद रखिएगा सूत्र सब, सफेद कशिश या सफेद थोथा भी कहेंगे इसको। ये सब क्या है? जल के साथ लवण है। अब इसको क्या कीजिए? अब इसको गर्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हीट कर दीजिए। इस सब को गर्म कर दीजिए। इस सब को क्या कर दीजिए? गर्म। इस सब को गर्म कर दीजिए। गर्म करेंगे क्यों? जल को हटाने के लिए। गर्म क्यों करेंगे? जल को हटाने के लिए। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ Na2CO3 बन जाएगा। अब प्लस 10 को जलवा के अणुआ जो है से खत्म हो जाएगा, माने अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या अब यह जल योजित है? तो इसको बोलेंगे अनाद्र लवण। अब इसमें आद्र नहीं है, पानी नहीं है, पानी अलग हो गया, तो ये हो गया अनाद्र लवण। समझ में आ रही है बात? इसको गर्म कर दीजिए तो CaSO4 अलग हो जाएगा और 2H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये क्या हो गया? अनाद्र लवण। इसको देखिए तो जरा सा, इसको आगे कीजिए तो CuSO4 और इसका 5 को जल का अणु अलग हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए FeSO4 और 7 जल का अणु क्या हो जाएगा? अलग। इसमें क्या हो जाएगा? ZnSO4 और ये भी क्या हो जाएगा? इसका जल का अणु क्या हो जाएगा? अलग। तो भैया जब गर्म कर दिए इसको, हम क्या किए? इसको सबको गर्म किए। सबको क्या कर दीजिए? गर्म। तो गर्म इसलिए किए कि जल का अणु क्या हो जाए? वाष्प बन करके उड़ जाए या हट जाए। तो सब अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो अलग जब हो गया तो अब इसमें जल है कहीं किसी के साथ है? तो जब जल नहीं रहेगा तो अनाद्र। तो इतना सारा चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? अनाद्र लवण।
क्या बोलेंगे इसको? अनाद्र लवण। इसको क्या बोलेंगे? अनाद्र लवण। तो अनाद्र लवण की क्या परिभाषा होगी? वैसा लवण, देखिए ध्यान से, वैसा लवण जिसमें, वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल मौजूद नहीं हो। रवाकरण का जल मौजूद न हो, रवाकरण का जल मौजूद न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अनाद्र लवण कहते हैं। उसे अनाद्र लवण कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहला में जलयोजित लवण, तो वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल मौजूद हो। इधर सब के सब, इधर वाला ध्यान से समझिए, सब के सब, ये सब क्या है? आर्द्र लवण। ये सब क्या है? आर्द्र लवण। और जैसे ही गर्म कर दिए पानी अलग हो गया, तो ये क्या हो गया? अनाद्र लवण। तो जल के आधार पर लवण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? आर्द्र लवण और अनाद्र लवण। समझ में आ गया होगा इतना तक? अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, एक होता है कि वैसा लवण, समझे कि नहीं? वैसा लवण जिसको जल से प्रेम हो, जल से उसकी प्रीति हो, अर्थात वो क्या करता है? जल को सोख ले, जल को अवशोषित कर ले, उस लवण को हम लोग कहते हैं प्रस्वेद लवण। क्या कहते हैं? प्रस्वेद लवण। तो याद रखिएगा, प्रस्वेद लवण किसको कहेंगे? ध्यान से समझिएगा। प्रस्वेद लवण, वैसा लवण, वैसा लवण, वैसा लवण जो जल से प्रीत रखता हो, अर्थात जल को अवशोषित कर ले, अवशोषित कर, अवशोषित यानी सोख लेता हो, या सोख लेता हो। क्या कर लेता हो? सोख लेता हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रस्वेद लवण कहते हैं। उसे कौन सा लवण कहते हैं? प्रस्वेद लवण कहते हैं। वो पानी को क्या कर लेगा? जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कहीं पानी जमा होता है, आप वहां पे कोई वस्तु को रख देते हैं, जैसे रुआ हुआ रख देते हैं, तो पानी को सोख लेता है ना। तो वहां पे अगर लवण डाल दीजिएगा तो वह पानी को क्या कर लेगा? सोख लेगा। तो जैसे ही वह पानी को सोख लेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रस्वेद लवण। क्या कहेंगे? प्रस्वेद लवण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अनाद्र CaCl2। अनाद्र क्या चीज? CaCl2, जिसमें नमी ना हो, CaCl2 है। और उसको अगर कहीं भी पानी वाली जगह में रखेगा तो पानी को क्या कर लेगा? ये सूख जाएगा, समाप्त कर देगा पानी को वहां पे। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए क्या चीज, लवण के प्रकार को हम लोगों ने पढ़ लिया। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आपका जो है दूसरा चैप्टर समाप्त। और आप लोगों का जो दूसरा चैप्टर है 5 वीडियो में समाप्त हुआ है, 5 पार्ट में समाप्त हुआ है। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग सब कोई फेयर कर लीजिएगा। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु और अधातु। धातु और अधातु, तीसरा यही ना चैप्टर। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर। आज हम लोगों का हो गया दूसरा चैप्टर। हम लोग अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।